नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LLP पर। अभी हाल ही में नए साल के उपलक्ष्य पर जो विधिक विषयों को लेकर एक सीरीज स्टार्ट करी है, ये उसका दूसरा भाग है। और मेरी ये कोशिश होगी चैप्टर वाइज डिटेल देखने से पहले हमें उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर पहले ही चर्चा कर लेनी चाहिए। अब जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत आवश्यक है और सब्जेक्ट को समझने की ज़्यादा आवश्यकता है, ना कि उसको रटना। हाँ, ये ज़रूर है कि शुरुआत में हो सकता ऐसा लगे सब्जेक्ट पर ही चर्चा करनी चाहिए, लेकिन पिछले वीडियो में यदि आपने देखा होगा तो बातों ही बातों में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपके साथ साझा की, और जो इस वीडियो में अब उसके आगे के क्रम में हम आपके साथ खास इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम इंडियन पेनल कोड की बात कर रहे हैं तो भारतीय दंड संहिता 1860 में 23 अध्याय कुल मिला के हैं और धाराएं कुल मिला के 511 सेक्शंस। तो अब हमें क्या पूरे 511 सेक्शंस पढ़ने होंगे? इसी बात को आसान करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको एक तरकीब शेयर की थी। वो तरकीब यह है कि जब भी हम इंडियन पेनल कोड का अध्ययन करते हैं, भारतीय दंड संहिता का अध्ययन करते हैं, तो हमें वहाँ पर दो स्थितियाँ मिलती हैं। एक तो आपने देखा होगा कि चूंकि ये दंड संहिता है इसलिए दंड के विषय में तो होना ही है। अब रहा सवाल, दंड मिलता किस लिए? दंड मिलता तब है जब आप कोई अपराध करते हैं और उस अपराध को राज्य निवारित रखना चाहता है, यानी कि उसे नहीं होने देना चाहता है, उसे प्रिवेंट करना चाहता है, तभी तो दंड की व्यवस्था दी गई है। तो आईपीसी में जो परिभाषाएं आपको दी गई हैं, जहां अपराध कब माना जाएगा इस बारे में बात की गई है, तो ये सेक्शंस हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस में कितना पनिशमेंट मिलेगा इस बात पे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें तो एज इट इज़ हमें फॉलो करना होगा। भाई, जो परिस्थिति होगी उसी हिसाब से पनिशमेंट मिलेगा। आपने जैसा कृत्य किया होगा उस कृत्य के अनुसार जो पनिशमेंट प्रोवाइडेड है वो दिया जाएगा। तो उसमें कुछ समझने वाली बात बहुत ज़्यादा नहीं है। मेन जो समझने वाली बात है वो ये है कि आखिर जो अपराध के बारे में बात की जा रही, उस अपराध की परिभाषा क्या है, वो अपराध आखिर कब माना जाएगा, वो कौन सी परिस्थितियां हैं। तो हमें सबसे पहले तो ध्यान देना होगा उन सेक्शंस पर ही। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 378 की बात की थी। 378 चोरी के संबंध में बात करता है। तो 378 धारा में चोरी की डेफिनेशन दी गई है, लेकिन चोरी के लिए जो दंड है वो 379 में दिया गया। तो जो चोरी है उसकी परिभाषा पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि चोरी होगी कब माना जाए कि हमने चोरी की, कब नहीं माना जाएगा कि हमने चोरी नहीं की। किसी भी अपराध को कारित करने के लिए हमारे पास कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो वो कार्य होना चाहिए, और वो कार्य जो है वो दुराशय के साथ होना चाहिए, यानी कि जो भी कार्य हमने कारित किया है, जो भी एक्ट किया है, वो हमारी गिल्टी माइंड पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि हमारा जो इंटेंशन है वो आपराधिक होना चाहिए। अब इंटेंशन है क्या? जिस कार्य को आप अंजाम दे रहे हैं उसके पीछे की जो मानसिकता, वही तो इंटेंशन है। और वो इंटेंशन हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमने किसी कार्य को डिसऑनेस्टली किया, तो ये क्या है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। इससे हम किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं। और 378 में मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि जो कार्य है वो
डिसऑनेस्टली किया जाना चाहिए। यानी कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी आपके कब्जे में है, यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, हमारा राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटी, ये तीनों किस तरीके से निकल के आती हैं, इस बात को भी इसी जगह पर डील कर लेते हैं। हमारे पास कोई चीज़ है जो मैंने अपने लिए परचेज की है, अपने इस्तेमाल के लिए खरीदी है, तो ये मुझे अधिकार मिला हुआ है कानून में कि हम उस वस्तु का अपने इच्छानुसार उसका उपभोग करें। तो ये हमारा हो गया अधिकार। अब ड्यूटी की बात कहाँ से आती है? ड्यूटी की बात यहाँ से आती है कि यदि कोई मेरे पोजीशन में रखी हुई वस्तु को डिस्टर्ब ना करे, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसकी लीगल ड्यूटी है कि वो उसमें हस्तक्षेप ना करे। यदि वो करता है हस्तक्षेप, चोरी क्या है? हमारे पोजीशन के वंचित रखने की प्रक्रिया ही तो है। और जब आप मुझे वंचित करेंगे तो क्या हुआ? आपने लीगल ड्यूटी को फॉलो नहीं किया और आपने अपने ऊपर एक लायबिलिटी ले ली। वो लायबिलिटी क्या है? चोरी की, चोरी जैसे अपराध की लायबिलिटी आपने ले ली। तो इस तरीके से मैंने आपको इस सब्सटेंटिव लॉ का जो बताया था पिछले वीडियो में, उसमें ये बात और क्लैरिफाई कर दी कि आखिर राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी कैसे आप समझ सकते हैं। एक ही एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब रहा सवाल, पिछले वीडियो में मैंने शायद एग्जाम्पल देना रह गया था कि सब्सटेंटिव लॉज कौन से होते हैं, ये तो बता दिया था, लेकिन वो एग्जाम्पल के तौर पे कौन से हैं तो आपको बता देते हैं। इंडियन पेनल कोड ही सब्सटेंटिव लॉ है जो कि बताया गया है। इंडियन पेनल कोड के साथ साथ जितने भी अन्य कानून हैं जिसमें राइट, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ की व्यवस्था दी गई है, चाहे वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो, चाहे वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो, चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट हो, चाहे वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो। इसी तरीके से बहुत सारे कानून जो मूलभूत विधि के तौर पर देखे जाते हैं वो इस प्रकार बता दिए, और बहुत सारे आप लोग इसी तरह से समझ सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट है जैसे। तो अब प्रोसीजरल लॉज, जो दूसरी प्रक्रिया, जो दूसरी व्यवस्था है, प्रकार है, जो उन्होंने अपने सामान्य तौर पर बांटा है, तो उसके लिए क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आईपीसी में जो भी राइट, ड्यूटी और लायबिलिटी दी गई है उसका मैकेनिज्म कहाँ पर है? उसका मैकेनिज्म है सीआरपीसी में, सीआरपीसी 1973 में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जिसमें कि आपराधिक कृत्यों के अंतर्गत जो दंड का प्रावधान दिया गया है, उस दंड को देने का जो कानून है वही तो है प्रक्रिया विधि। हाँ, ये चूंकि ज़्यादा गंभीर होते हैं, उसके पीछे रीजन ये है, आपराधिक कृत्य ज़्यादा गंभीर नेचर के माने जाते हैं। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि ये समाज को इफेक्ट करते हैं, ये समाज पर बुरा असर डालते हैं। और कोई भी राज्य कानून एवं न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो अपराध नहीं होने देना चाहती है, या जिन्हें अपराध की श्रेणी में रखा गया उन्हें नहीं होने देना चाहती है, तो ऐसे में उसे क्या करना होगा? उसे दंडित करना होगा उन आपराधिक लोगों को जो आपराधिक कृत्यों में अपने को इन्वॉल्व करके चल रहे हैं। तभी ये समाज सुव्यवस्थित तरीके से चल सकता है। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि चूंकि ये सोसाइटी एट लार्ज को प्रभावित करता है यह अपराध, इसलिए स्टेट ने अपने ऊपर दायित्व ले रखा है, क्योंकि राज्य का काम है कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना। राज्य ने अपने ऊपर उत्तरदायित्व ले रखा है। इसकी बात कर लेते हैं कि वो आपराधिक कृत्य जो है वो क्रिमिनल रॉन्ग है, एक आपराधिक गलती है, उसे गंभीर नजरिए से देखा जाता है। लेकिन यदि आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत
चीज़ें नहीं होती हैं और आप उससे प्रभावित होते हैं, अग्रीव्ड हो जाते हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? चूंकि ये एक सिविल रॉन्ग के अंतर्गत देखा जाता है, चूंकि ये केवल प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच का एग्रीमेंट है, इसलिए इसे आप अपने कानूनी माध्यम से खुद इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। उसके लिए जो जो संबंधित कानून बने हैं उनके अंतर्गत आप कोर्ट जा सकते हैं और उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट में करना बाध्यकारी था, यदि दूसरी पार्टी उस बाध्यकारी चीज़ को नहीं करती है तो आप उसे कोर्ट में लेके जा सकते हैं और अपने लिए न्याय मांग सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात है, इसलिए इसका सोसाइटी पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता है जब तक कि कोई बहुत पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज़ ना हो। इंडिविजुअल लेवल पे तो ये स्थिति रहती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि कानून को फिर से आइसोलेशन में ना पढ़ने का, कानून को हमेशा एक साथ को रिलेट करके चलना पड़ता है, तब हम सही ढंग से उस चीज़ को समझ पाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो गया है, और वो जाहिर सी बात है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत होगा। यदि उसमें किसी ने अवहेलना करी उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो अग्रीव्ड पार्टी जो है, जो क्षुब्ध पार्टी है, वो कहाँ जाएगी? वो कोर्ट जाएगी। तो कोर्ट में जाने के लिए सबसे पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या आप समय सीमा के अंतर्गत कोर्ट में जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, यानी कि कोर्ट में जाने का जो मर्यादा है, यानी कि जो लिमिटेशन है, क्या आप उसके अंतर्गत गए हैं? यदि आप उसके अंतर्गत गए हैं तो आपका केस न्यायालय में चलेगा। सपोज आप उस मियाद के बाहर, यानी कि निर्धारित समय के अंदर नहीं गए, तो ऐसे में आपको लिमिटेशन एक्ट का ज्ञान होना जरूरी है। लिमिटेशन एक्ट का ज्ञान होना जरूरी है। लिमिटेशन एक्ट क्या है? एक तरीके से प्रोसीजरल लॉ है, और बहुत सारे जो लॉज हमने बताए हैं इनमें कुछ चैप्टर्स मूलभूत नेचर के भी होते हैं, कुछ प्रोसीजरल नेचर के होते हैं। तो इस तरीके से ये एक विषय अलग है, उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, केवल इतनी बात बताते हैं कि लिमिटेशन एक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका क्लेम उस पर्टिकुलर निर्धारित समय अवधि के बाद दिया गया है, डाला गया है, तो आपका केस टाइम बाउंड हो जाएगा और कोर्ट कोई चाहे भी तो रिलीफ आपको नहीं दे सकती। इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है? कानून ये मानता है कि हम जो अपने अधिकारों के प्रति सजग व्यक्ति हैं उनके लिए हम साथ खड़े हैं, जो अपने अधिकारों को लेकर सुषुप्त हैं उनके लिए हम नहीं हैं, उन्हें हमें कोई मदद नहीं देनी। तो पहले तो आपको ये लिमिटेशन एक्ट का एक लॉ पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है नहीं वैलिड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अधीन देखना पड़ेगा, तो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी अध्ययन चाहिए होगा पहले। फिर अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में आपको कोर्ट फीस देनी पड़ती है। अब वो कोर्ट फीस कहाँ से दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, ये कहाँ पर पता चलेगा आपको? ये कोर्ट फी एक्ट के अंतर्गत पता चलेगा। तो आपको कोर्ट फी एक्ट भी पता होना चाहिए। तो ये कहने का तात्पर्य है होलिस्टिक अप्रोच कुछ इस तरह से ली जाती है। ये होलिस्टिक अप्रोच है, ये एक तरीके से संपूर्ण समग्र रूप से किसी चीज़ को समझने की तरकीब है। सिर्फ किसी एक चीज़ को पकड़ने से काम नहीं चलेगा, हर तरह से आपको टोटलिटी में देखना पड़ेगा चीज़ों को, और कानून तब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग नज़र आएगा।
अब आपको मैं फिर से उसी पॉइंट पर लेके चलता हूँ कि किसी ऑफेंस के लिए, अपराध के लिए होना क्या जरूरी है। तो सबसे पहले तो एक लीगल मैक्सिम है, मैं उसका जिक्र कर देना चाहता हूँ कि एक्टस नॉन फेसिट निसी मेंसिट्रिया एक लैटिन मैक्सिम है और ये कानूनी कहावत के तौर पे देखी जाती है। जो प्रिंसिपल्स हैं वो लागू किए गए हैं, उन प्रिंसिपल्स पे ही एक बेस्ड है। तो इसमें उसका कहना यह है कि जब तक कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि वो किसी गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड के तहत ना किया गया हो या किसी दुराशय से ग्रसित होकर ना किया गया हो। यानी कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट या एसेंशियल एलिमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला, कोई कार्य होना चाहिए जो अपराध की श्रेणी में आता हो और वो भी जो दुराशय के साथ किया गया हो। अब मान लीजिए चोरी का एग्जाम्पल दिया था, उसके पीछे उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। चोरी में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति आपकी कब्जे की चीज चल संपत्ति है उसे आपके बिना इच्छा के, बिना समर्थन के, बिना सहमति के यदि हटाता है या आपको वंचित करता है तो उसे वो भी बेईमानी पूर्ण आशय, दुराशय के साथ, तो वो अपराध कारित करता है चोरी का। यही तो कहा गया पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा। और जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है निश्चित तौर पर उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि ये जो एक निरंतर सीरीज चलाई है ये आप सबके बहुत ही काम की है और काफ़ी इसमें विशेष चीज़ें आपको पता चलेंगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो निश्चित तौर पर आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ढेर सारा शेयर भी कर सकते हैं। और ये नई नई चीज़ें लाने के लिए मुझे प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे चोरी के विषय में। मान लीजिए हमारे पास एक किताब है और वो किताब मेरी टेबल पर रखी हुई है और मेरे सामने वाले बैठे हुए शख्स ने उस किताब को उठाया और उठाने के बाद वो लेकर चला गया। तो एक तो स्थिति ये हो सकती है कि उसने अपनी किताब उठाने के चक्कर में आपकी किताब उठा ली। एक परिस्थिति ये हो सकती है। तो ऐसे में क्या हुआ, उसने कार्य तो किया है लेकिन उसका इंटेंशन गायब है, क्रिमिनल इंटेंट नहीं है। तो ऐसे में क्या वो लायबिलिटी चोरी की होगी उसके ऊपर? आप बताइए, कमेंट करिए। क्या ये वो चोरी के लिए उत्तरदायी होगा ऐसे स्थिति में? तो वो तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी बुक समझकर वो किताब रखी है। यहीं पर अगर सपोज वो व्यक्ति जिसकी वो किताब है, वो व्यक्ति देखता है कि दूसरे की किताब पास में पड़ी हुई है और वो ये मान के चलता है कि ये दूसरे की किताब है और वो उसको उठा लेता और झट से अंदर रख लेता है। बाद में उसे पता चलता है कि ये तो उसी की किताब है। तो यहां पर उसने सोचा तो था, दुराशय तो था, लेकिन चूंकि वो अपनी किताब लेकर ही घर में आया है तो उस पर चोरी बनेगी क्या? चोरी का उत्तरदायी ठहराया जाएगा उसको? कमेंट में उत्तर दें। तो इसमें भी नहीं। तो तीसरी स्थिति अब जो है उसका यह है कि किताब रखी हुई है, उसने देख भी लिया है कि ये मेरी किताब नहीं है, फिर भी वो अंदर रखता है और वो उसे लेके चला जाता है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें उसने पूरी कर दी, यानी कि क्रिमिनल इंटेंशन के साथ उसने कार्य को पूरा किया है और उस व्यक्ति को उस किताब के कब्जे से वंचित कर दिया उस व्यक्ति को। तो ऐसे में ये है चोरी की बात। तो एक्टस रियस और मेंस रिया, ये दो चीज़ों को जोड़कर जब तक आप नहीं देखेंगे, जब तक इनको जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक चोरी का कार्य पूरा नहीं माना जाएगा। ये कोई भी अपराध कार्य तब तक नहीं माना जाएगा। इसी तरह से आने वाले समय में बहुत ही रोचक तरीके से आपको विधि के विषयों के संबंध में जानकारी दी जाएगी और यदि वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप निश्चित तौर पे इसे खूब बढ़ावा दें और हमारे इस प्रयास को लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर व्यक्ति जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है उन्हें लाभ मिल सके। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।